प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप सब? माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश तथा जिला बिजनौर के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए मैं असित कुमार आरएसएम इंटर कॉलेज धामपुर जिला बिजनौर से आपका स्वागत करता हूं। छात्रों, इस कक्षा में हम जीव विज्ञान का 5वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस पाठ को, जिसका नाम है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। छात्रों, इस पाठ में हम किस चीज का अध्ययन करेंगे, आइए उसे समझते हैं। इस पाठ में हम अध्ययन करेंगे कि माता पिता से लक्षण संतान में किस प्रकार जाते हैं। माता पिता से संतान में लक्षण कैसे जाते हैं? आपके हमारे घरों में अक्सर चर्चा होती है कि मेरे पुत्र की लंबाई माता पे गई है, रंग पिता पे गया है, इसके बाल घुंघराले हैं, ये घुंघराले बाल तो पापा के हैं। ये चर्चा क्यों होती है? यही चर्चा के विषय में हम अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ में हम पढ़ेंगे कि वे कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसके नियम दिए। हम उस वैज्ञानिक के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे तथा हम ये भी पढ़ेंगे कि कौन से पौधे पर उन्होंने अपने प्रयोग किए, उन्होंने कौन से प्रयोग किस पौधे पर किए, वह उनके लक्षणों का अध्ययन करेंगे। हम साथ ही साथ में और ये भी जानेंगे कि आनुवंशिकता से संबंधित कुछ शब्दावलियों का अध्ययन करेंगे। कुछ शब्दों के विषय में पढ़ेंगे जिनका जानना इस पाठ के लिए बहुत आवश्यक है। तो हम उन शब्दों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस पाठ को। प्रिय छात्रों, सबसे पहले इस पाठ को जानने के लिए दो शब्दों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो हम सबसे पहले उन दो शब्दों के विषय में पढ़ते हैं। पहला शब्द क्या है? पहला शब्द है वंशागति या आनुवंशिकता, जिसे इंग्लिश में हेरिडिटी या वेरिएशन कहा जाता है। हेरिडिटी, इनहेरिटेंस। क्या है वंशागति? आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना वंशागति या आनुवंशिकता कहलाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुण जाते हैं, इसी को हम वंशागति कहते हैं। इसकी एक परिभाषा और दी जा सकती है, माता पिता से लक्षणों का संतान में जाना वंशागति कहलाता है। अभी हमने आपको बताया कि आपके घर की जो चर्चा थी, लंबाई पिता के ऊपर गई है, या बालों का रंग, बालों की आकृति घुंघराले हैं या सादा है, त्वचा का रंग, आंखों का रंग, ये किस प्रकार से माता पिता में जाता है, इसी चीज को हम वंशागति कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा बिंदु है विभिन्नता। विभिन्नता यानी वेरिएशन। विभिन्नता क्या होती है, इसे समझते हैं। विभिन्नता का अर्थ क्या है? देखिए, विभिन्नता का अर्थ है जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले अंतर को विभिन्नता कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं, एक ही पीढ़ी के जीवों में अंतर होना विभिन्नता कहलाता है। इसे ध्यान से समझें। देखिए, एक ही प्रजाति के जीवों में अंतर होना विभिन्नता कहलाता है। उदाहरण के लिए यहां पे आपको कुछ डॉग्स के चित्र दिखाई दे रहे हैं। ये सभी डॉग्स हैं, लेकिन सभी के अंतर है। कोई पोमेरियन है, कोई पग है, कोई लैब्राडोर है, कोई जर्मन शेफर्ड है। और अगर एक प्रजाति भी ले लें, उदाहरण के तौर पे हम कहते हैं पोमेरियन, तो पोमेरियन डॉग्स के अंदर कई प्रकार के रंग आते हैं। कोई काला होता है, कोई सफेद होता है, कोई भूरा होता है। तो यही विभिन्नता कहलाई जाती है। हम सभी मानव हैं, लेकिन जितने भी हम मानव हैं, हमारे घर में दो भाइयों का चेहरा नहीं मिलता। हम सभी के चेहरे अलग अलग हैं, रंग अलग अलग है, हाइट अलग अलग है। यही क्या है? विभिन्नता कहलाई जाती है। तो हमने अध्ययन किया दो बिंदुओं का, विशेषकर वंशागति और विभिन्नता। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु है आनुवांशिकी, जेनेटिक्स कहा जाता है इसे। देखिए, क्या है जेनेटिक्स? वंशागति एवं विभिन्नताओं के अध्ययन को आनुवांशिकी कहते हैं। अभी हमने दो शब्द जो पढ़े, वो दोनों शब्द जो हैं, उन्हीं के अध्ययन को कहा जाता है आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स, या हम कहें जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम
आनुवांशिकता तथा विभिन्नता का अध्ययन करते हैं, या वंशागति और विभिन्नता का अध्ययन करते हैं। जब हम इसके विषय पढ़ते हैं जिस जीव विज्ञान की शाखा में, उसी को कहा जाता है आनुवांशिकी। अब प्रिय छात्रों, हमने आपको, या पहले आप पढ़ चुके हैं, इससे पहले के पाठ में आपने जनन पाठ पढ़ा है। इससे पहले अध्याय आप क्या पढ़ चुके हैं? जनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, यह आपने पढ़ा है। जनन किसे कहते हैं? जनन का मतलब होता है अपने जैसी संतान उत्पन्न करना, जनन कहलाता है। अपने ही जैसी संतान को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। और आप पढ़ चुके हैं कि जनन कितने प्रकार का होता है? जनन 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा आपने पढ़ा है? अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दोनों हम पहले पढ़ चुके हैं। आइए जानते हैं, समझते हैं विभिन्नता किस प्रकार के जनन में उत्पन्न होती है। विभिन्नता अभी हमने पढ़ा, अंतर होना, एक ही प्रजाति, किस प्रकार के जनन में उत्पन्न होती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर एग्जाम्स में, परीक्षा में पूछा जाता है। विभिन्नता किस प्रकार के जनन में उत्पन्न होती है या जन्म में उत्पन्न होती है? तो देखिए, समझते हैं विभिन्नता। सबसे पहला है लैंगिक जनन। देखिए, लैंगिक जनन जो होता है, इसमें क्या है? नर व मादा 2 जीवों की आवश्यकता होती है। और नर और मादा 2 जीव जो होते हैं, उसमें हमने पढ़ा, नर के अंदर नर युग्मक बनता है, मादा के अंदर मादा युग्मक बनता है। नर के अंदर गुणसूत्र 46 होते हैं और मादा में भी 46 गुणसूत्र होते हैं। और हमने पढ़ा है कि अर्धसूत्री विभाजन जब होता है तो अर्धसूत्री विभाजन से युग्मक बनते हैं। और युग्मक जो होते हैं उनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? गुणसूत्रों की संख्या 23, आधे गुणसूत्र हो जाते हैं और यही युग्मक कहलाए जाते हैं। तो नर से जो युग्मक बनता है उसे क्या कहते हैं? शुक्राणु। और मादा से जो युग्मक बनता है उसे कहते हैं अंडाणु, एग या स्पर्म कहा जाता है मेल्स के अंदर। और जब ये दोनों मिलते हैं आपस में तो क्या बनता है? युग्मनज, जाइगोट बनता है, जिसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी हुई? 23 माता से, 23 पिता से। और जब ये दोनों मिले तो बने 46 गुणसूत्र बने और तभी मानव की उत्पत्ति हुई। अब यह ध्यान से देखिएगा, आधे गुणसूत्र माता से, आधे लक्षण माता के, आधे लक्षण पिता के, और ये जब दोनों आपस में मिल गए तो नई संतान का जन्म हुआ। तो क्या ये संतान हूबहू माता के जैसी है? नहीं। हूबहू पिता के जैसी है? नहीं, ये अलग है। और ये अलग है तो इसीलिए यहां पर विभिन्नता उत्पन्न हो गई। आपकी मम्मी और पिताजी, माताजी पिताजी से आधे आधे गुणसूत्र आपके अंदर आए और आप बने मानव, 46 गुणसूत्र ही बने। लेकिन क्या आप हूबहू पापा की तरह है? नहीं, आपके अंदर आधे आधे लक्षण आए हैं। तो एक नई तरह का व्यक्तित्व बना, नया चेहरा बना, नई पर्सनैलिटी बनी। और यही क्या है? विभिन्नता। तो विभिन्नता किस प्रकार के जनन में उत्पन्न हुई? विभिन्नता लैंगिक जनन में उत्पन्न हुई। यहां एक उदाहरण और है, लाल पुष्प, सफेद पुष्प। आप लोग ड्राइंग करते हैं और ड्राइंग करते समय क्या करते हैं? लाल रंग मिलाया, आपने थोड़ा सफेद रंग मिलाया और लाल सफेद मिलाने के बाद रंग कौन सा बना? गुलाबी। तो क्या गुलाबी रंग हूबहू लाल की तरह है? नहीं। क्या वो सफेद की तरह है? नहीं, एक नया रंग बना। तो यही विभिन्नता होती है। तो याद रखिएगा प्रिय छात्रों, विभिन्नता उत्पन्न होती है लैंगिक जनन में। आइए आगे बढ़ते हैं, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के अंदर क्या है? एक ही जीव की आवश्यकता होती है। एक ही जीव। आपने अमीबा पढ़ा है और अमीबा के अंदर द्विविभाजन क्रिया पढ़ी है। और द्विविभाजन क्रिया जो होती है उसके अंदर क्या होता है? देखिए, एक डीएनए और इसके अंदर जो गुणसूत्र है वो आधे आधे चले गए संतान में, संतान हूबहू वैसी ही बनी। तो यहां पे क्या अंतर पैदा हुआ? नहीं, हूबहू वैसी ही संतान बनी जैसी मातृ कोशिका थी। तो यहां पर विभिन्नता उत्पन्न नहीं हुई। एक रोचक उदाहरण से आपको समझाते हैं। सभी छात्र छात्राओं ने, आप लोगों ने अक्सर 2 पिक्चरें देखी होंगी, हैरी पॉटर और स्पाइडरमैन। मान लीजिए यहां पे लैंगिक जनन में एक पिक्चर हैरी पॉटर है और दूसरी स्पाइडरमैन है, और दोनों पिक्चरों को मिला के एक नई पिक्चर बना दे, तो क्या वो पहली पिक्चरों के समान होगी? नहीं, ना तो वो स्पाइडरमैन जैसी है, ना ही वो हैरी पॉटर जैसी एक नई पिक्चर बन गई। तो क्या यहां विभिन्नता उत्पन्न हुई? लेकिन वहां पे अगर हम हैरी पॉटर की 2 कॉपी रख दें और एक कॉपी एक को दे दे, दूसरी दूसरे को दे दे संतान में, तो क्या यहां अंतर उत्पन्न हुआ? नहीं, वही पिक्चर रही। तो ये है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। यहां पे ध्यान रखिएगा, लैंगिक जनन में विभिन्नता उत्पन्न होती है, अलैंगिक जनन में विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती। हमने आपको अलैंगिक जनन अभी समझाया।
अलैंगिक जनन जो हमने समझाया, इसमें यहां पे ध्यान रखिएगा, अलैंगिक जनन में उत्पन्न होने वाली संतान क्लोन कहलाई जाती है। क्लोन क्या होते हैं? क्लोन का मतलब होता है कि हूबहू एक जैसा होना। जुड़वा बच्चे क्लोन नहीं होते, ध्यान रखिएगा। जुड़वा बच्चों में अंतर होता है। अगर आप कहें हूबहू दिखने वाले एक जैसे दो भाई बहन, जुड़वा ट्विंस जिन्हें कहते हैं, उनमें भी अंतर होता है। वो शारीरिक तौर पे एक जैसे दिखते हैं, चेहरा हूबहू एक जैसा हो सकता है, लेकिन उनके फिंगरप्रिंट्स अलग हो सकते हैं, उनका ब्लड ग्रुप अलग हो सकता है, उनकी आई रेटिना स्कैनिंग की जाती है, आधार कार्ड बने आई रेटिना स्कैन हुआ, वो अलग हो सकता है। तो जुड़वा बच्चों में भी अंतर होता है, विभिन्नता होती है, ठीक है। क्लोन जो होते हैं, क्लोन हूबहू एक जैसे होते हैं। जैसे अमीबा में हमने पढ़ा संतान कोशिका हूबहू एक जैसी होती है, तो क्लोन कहा जा सकता है कार्बन कॉपी एक जैसी, जिसके अंदर कोई भी डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर नहीं होता, ना उसका ब्लड ग्रुप अलग होगा, ना फिंगरप्रिंट अलग होगा, ना आई रेटिना अलग होगी, दिखने में हूबहू एक जैसे होंगे। यानी कि मेरा क्लोन है तो मान लीजिए दो मेरे जैसे हूबहू व्यक्ति जिनका कोई अंतर नहीं, ठीक, इसे क्लोन कहते हैं। तो प्रिय छात्रों आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स। देखिए जेनेटिक्स जो है, इसके जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल, जी.जे. मेंडल इनको शॉर्ट में कहा जाता है, और जन्म स्थान इनका था जर्मनी का सिलीसिया ग्राम, वहां उनका जन्म हुआ था। इन्होंने प्रयोग किए थे उद्यान मटर पे, गार्डन पी कहा जाता है। गार्डन पी का वनस्पतिक नाम है पाइसम सटाइवम। याद रखिएगा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आसान चीजें हैं, याद करते चलेंगे हाथों हाथ, कोई परेशानी नहीं आएगी। उद्यान मटर, गार्डन पी, पाइसम सटाइवम इसका वनस्पतिक नाम है। अब ग्रेगर जॉन मेंडल क्या थे? एक पादरी थे, फादर थे चर्च के अंदर, और इन्होंने मटर के पौधों को अपने बगीचे में उगाया और 7 वर्ष तक, 7 साल तक इन पर प्रयोग किए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने 7 वर्ष तक अपने प्रयोग किए। जहां वो पादरी थे उसके पीछे ही बगीचा था, और बगीचे में उन्होंने गार्डन पी यानी कि मटर के पौधों को उगाया, और मटर के पौधों को उगाया उन्होंने, और वहां पर उन्होंने प्रयोग किए। और प्रयोग कितने वर्ष तक किए छात्रों? 7 वर्ष तक। कहां से कहां तक? 1856 से 1863 तक उन्होंने प्रयोग किए। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग जो उन मटर के पौधों पर किए और उनका जो रिजल्ट आया, तो उसको उन्होंने एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नामक शीर्षक में छापा, प्रकाशित किया। उस समय वैज्ञानिक इनके प्रयोगों को समझ नहीं सके, जिससे इनके प्रयोगों को व्यापक फैलाव नहीं मिल पाया, तथा इनकी मृत्यु के उपरांत कुछ वैज्ञानिकों ने इनके प्रयोगों को दोबारा किया और सही पाया। तो मेंडल ने अपने ये प्रयोग किए थे मटर के पौधे पर, और उस पौधे पर प्रयोग करने पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नामक शीर्षक में छापा, जिसे जो है वैज्ञानिक नहीं पढ़ते, और इसी वजह से उनको व्यापक फैलाव नहीं मिल पाया। तो यहां से प्रश्न उठता है, ग्रेगर जॉन मेंडल के नियमों को क्यों नहीं माना गया? तो अभी हमने आपको बताया, पहला, वह पत्रिका जिसमें इन्होंने अपने प्रयोग छापे उसे बहुत कम वैज्ञानिक पढ़ते थे, जिससे इनके प्रयोगों को फैलाव नहीं मिल पाया। इन्होंने अपने प्रयोगों में सांख्यिकी का बहुत प्रयोग किया। सांख्यिकी जेनेटिक्स को कहा जाता है, और सांख्यिकी गणित का एक भाग है जो जीव विज्ञान से मेल नहीं खाता। तीसरा, इनके प्रयोग उस समय वैज्ञानिकों की समझ से परे थे। ये कारण रहे कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो है, इनके प्रयोगों को उस समय जो है नियमों को नहीं माना गया। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, मेंडल के द्वारा मटर के पौधे को चुनने के क्या कारण थे? मेंडल ने मटर के ही पौधे को क्यों चुना? उसके विशेष कारण क्या थे? सबसे पहला कारण, यह 1 वर्षीय पौधा है। 1 वर्षीय का मतलब होता है छात्रों, 1 वर्ष में बहुत सारे बीज बनाता है, तथा स्वपरागन के द्वारा लैंगिक जनन होता है, अथवा बगीचे में आसानी से उगाया जा सकता है। 1 वर्ष में बहुत सारे बीज बनाता है, बगीचे में आसानी से उगा सकते हैं, ये एक विशेष कारण था। दूसरा, मटर में जितने भी लक्षण हैं, इनके विप्रयासी रूप पाए जाते हैं। विप्रयासी का मतलब समझिएगा, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। इसका मतलब होता है कि मटर का अगर एक पौधा लंबा है, बहुत लंबा है, तो दूसरी वैरायटी में पौधा छोटा भी है। अगर मटर के एक पौधे में बैंगनी पुष्प आते हैं, तो मटर के दूसरे पौधे में सफेद पुष्प आते हैं। अगर मटर के अंदर एक ही फली फूली हुई है, तो दूसरी फली सिकुड़ी हुई है। ये विप्रयासी रूप कहलाए जाते हैं, और बहुत सारे विप्रयासी रूप थे, 7 विप्रयासी रूप थे, इन्हें आगे पढ़ेंगे। तीसरा, मटर के पुष्प उभयलिंगी होते हैं, यानी नर व मादा जनन अंग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। एक ही पुष्प में स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों पाए जाते हैं। चौथा बिंदु है स्वपरागन। स्वपरागन का मतलब होता है अपने
परागकोश से परागकण अपने ही पुष्प की वृत्तिकाग्र पर गिर जाते हैं, तो स्वयं परागण इसके अंदर आमतौर पर पाया जाता है, होता है, और पर परागण भी करा सकते हैं। मटर के पौधे एक पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न करते हैं, जिससे निष्कर्ष निकालने में आसानी से रिजल्ट निकाला जा सकता था। प्रिय छात्रों, मेंडल ने मटर के कितने लक्षण वाले पौधे चुने, कितने लक्षणों को चुना? तो देखिए यहां पर मेंडल ने 7 लक्षण वाले पौधे थे, यानी कि इस पौधे में 7 कैरेक्टर्स थे, 7 लक्षण थे। कौन कौन से? देखिए यहां पे प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षणों को दिखाया गया है। प्रभावी जो दिखने वाले होते हैं, अप्रभावी जो नहीं दिखते, तो अलग अलग तरह के लक्षण थे। सबसे पहला तने की लंबाई। तने की लंबाई का मतलब है एक लंबा पौधा था तो दूसरा छोटा पौधा था, ये पहला लक्षण हुआ। पुष्प की स्थिति अक्षीय या अग्रस्त, यानी पुष्प अक्षीय था या अग्रस्त था, साइड में था या ऊपर की ओर लगा हुआ था। पुष्प का रंग बैंगनी या सफेद, बैंगनी इसके अंदर जो है प्रभावी लक्षण है, तो यहां बैंगनी या सफेद। फली का स्वरूप फूला हुआ या संकीर्ण, फूला हुआ यानी फली फूली हुई थी या सिकुड़ी हुई थी। फली का रंग हरा या पीला, हरे रंग की फली थी या पीले रंग की फली थी, रंग के ऊपर भी ध्यान था। बीज की आकृति गोल थे या सिकुड़े हुए थे, बीजों का रंग पीला था या हरा था। ये 7 लक्षण छात्रों यहां देखे गए। अब ये 7 अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स थे जिनको मेंडल ने चुना। तो 7 लक्षण, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें प्रभावी लक्षणों को याद कीजिएगा। 7 लक्षण आपको पता होने चाहिए। तो मेंडल ने मटर के पौधे जो थे 7 लक्षण वाले कैरेक्टर्स वाले पौधे को चुना। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा था कुछ शब्दावलियों का अध्ययन करेंगे, और शब्दावली कौन सी है? देखिए आनुवंशिकता में इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। पहला सिंबल, प्रतीक। कारक के निरूपण के लिए मेंडल ने अंग्रेजी की वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग किया। उन्होंने प्रभावी कारक, प्रभावी को डोमिनेंट फैक्टर कहते हैं, के लिए बड़े अक्षर कैपिटल लेटर कैपिटल ए, यानी कि हमेशा डोमिनेंट प्रभावी कारक के लिए बड़ा अक्षर चुना जाएगा, बड़ा ए, बड़ा टी, बड़ा बी, ये कैपिटल लेटर्स। और अप्रभावी जो कारक छोटे होते हैं, ये दिखाई नहीं देते, जैसे बौनापन, हम एक पौधा लेते हैं, सपोज बड़ा टी और छोटा टी, कैपिटल टी स्मॉल टी आगे दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे जो दिख रहा है, लंबाई दिख रही है, तो बड़े टी से प्रदर्शित करेंगे, और छोटा हो रहा है तो छोटे टी से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पे 2 कारक दिखाने के लिए छोटे छोटे अक्षरों का प्रयोग किया गया, जिसमें हमने कहा कैपिटल लेटर कैपिटल ए, और यहाँ पे रेसेसिव कैरेक्टर यानी अप्रभावी कारक को दर्शाने के लिए छोटे अक्षरों का प्रयोग किया गया। संकरण किसे कहते हैं? संकरण यानी क्रॉस। संकरण का मतलब होता है किसी जाति के नर व मादा का लैंगिक रूप से मिलने की क्रिया को संकरण कहते हैं। लेकिन जब 2 गुण वालों एक ही जाति के नर व मादा सदस्यों या 2 विभिन्न जाति के नर व मादा सदस्यों को लैंगिक रूप से मिलाते हैं, तब यह हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कहलाया जाता है। संकरण का मतलब हुआ एक नर लिया, एक मादा लिया, दोनों के बीच क्रॉस कराया। अभी हमने आपको लैंगिक जनन में दिखाया था, पहले पाठों में भी पढ़ा है, और नई संतान उत्पन्न हुई, इसी को हम कहते हैं क्रॉसिंग, या इसे संकरण कहा जाता है। इसके बाद देखिए जीन किसे कहते हैं? जीन का मतलब होता है वह कारक जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को ले जाने का कार्य करता है, जीन कहलाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है जीन। देखिए हमारे वैज्ञानिकों ने सबसे पहले क्या कहा, क्या चीज माता पिता से जाती है? आप पहले पाठों में पढ़ चुके हैं लैंगिक जनन में कि क्या होता है, गुणसूत्र। गुणसूत्रों को आनुवंशिक कारक कहा गया था। इसके बाद गुणसूत्रों में और छोटी चीज क्या होती है, तो जैसे एक स्वेटर का धागा मिल जाए और उसे खींच ले तो खुलता चला जाता है, ऐसे ही गुणसूत्र को अगर खींचा जाए तो वो खुलता चला जाएगा, और खुलता चला जाएगा तो वो छोटी चीज क्या हो गई, 2 धागों की संरचना मिली, और 2 धागों वाली संरचना को क्या कहा गया, डीएनए। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि डीएनए छोटी चीज होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। अभी हमने आपको पढ़ाया 46 क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र। अब गुणसूत्र के अंदर क्या होता है, हमारे शरीर की सारी सूचनाएं, और यहां से अगर छोटा सा खंड तोड़ लिया जाए तो क्या ले लिया हमने, थोड़ी सी सूचनाएं, और ये सूचनाएं जो ली इसी छोटे से टुकड़े को कहा जाता है जीन। तो मेंडल ने कहा क्या चीज माता पिता से गई वो कहलाई जाती है जीन कहलाई जाती है। तो छात्रों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जीन वह कारक है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को ले जाने का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला बिंदु है एलिल। एलिल कह दीजिए या एलिलोमॉर्फ्स कह दीजिए, एक ही चीज है। एक ही गुण के 2 विभिन्न पर्याय रूपों को व्यक्त करने वाले कारकों को एक दूसरे का एलिल कहते हैं। देखिए यहां पर समझिएगा, यहां पे एलिल मतलब बड़ा टी छोटा टी, ये क्रॉस कराया हमने। अब यहां बड़ा टी और बड़ा टी दोनों को अलग कर दिया जाए, तो एक बड़ा टी अलग कर दिया, एक छोटा टी अलग कर दिया, क्या हो गया, ये अलग अलग एलिल कहलाए जाएंगे।
छोटे टी को तोड़ दीजिए तो एक छोटा टी अलग हो गया, एक स्मॉल टी अलग हो गया, और ये दोनों अलग अलग होके क्या कहलाए जाएंगे? एलिल। उदाहरण के तौर पे यहाँ कैपिटल बी स्मॉल बी दे रखा है, इसे तोड़ दिया जाए तो बड़ा बी एक तरफ छोटा बी एक तरफ, दोनों क्या कहलाए गए? एलिल कहेंगे। इसी को कहते हैं एलिल, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। प्रिय छात्रों, अगला शब्द है समयुग्मजी, होमोजाइगस। देखिए ये शब्द बहुत इस्तेमाल होगा आगे जाके, हम इन शब्दों को जब इस्तेमाल करेंगे तो हम होमोजाइगस, एलिल, जीन बोलेंगे, आपको स्वतः समझ में आना चाहिए कि हम किस विषय में बात कर रहे हैं। होमोजाइगस समयुग्मजी, नाम से ही क्लियर है, सम माने समान, युग्मज, युग्मज हमने पढ़े अभी ये गैमीट्स, और समान गैमीट्स अगर हैं तो क्या कहा जाएगा? उसे कहते हैं होमोजाइगस परिस्थिति। उदाहरण के लिए देखिए यहां दे रखा है कैपिटल बी, दोनों एलिल एक जैसे हैं और दोनों एलिल एक जैसे हैं, तो ये क्या है? होमोजाइगस परिस्थिति है। ठीक, स्मॉल बी कैसी परिस्थिति है? होमोजाइगस परिस्थिति है। कैपिटल बी कैसी परिस्थिति है? होमोजाइगस परिस्थिति है। सॉरी, ये हेटेरोजाइगस परिस्थिति है, यहां पे दोनों एलिल अलग अलग है। तो यहां एक जैसे अगर एलिल हैं तो फिर क्या कहा जाएगा? समयुग्मजी शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है विषम युग्मजी, हेटेरोजाइगस। अब विषम युग्मजी हेटेरोजाइगस, यहां देखिए, यदि किसी जीव में जिनकी दोनों प्रतियां अलग अलग हो वह जीव विषम युग्मजी कहलाते हैं, और यह अवस्था विषम युग्मजी कहलाई जाती है, यानी कि दोनों एलिल अगर अलग अलग हो, यहां देखिए कैपिटल बी स्मॉल बी, दोनों एलिल अलग अलग हैं, ये स्थिति है कौन सी? विषम युग्मजी। पहली स्थिति, दूसरी स्थिति में दोनों एलिल एक जैसे हैं, वो कौन सी थी? समयुग्मजी स्थिति थी। तो प्रिय छात्रों, इस बात का ध्यान रखेंगे कि विषम युग्मजी में दोनों एलिल अलग अलग होते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं अब प्रभावी एलिल व अप्रभावी एलिल क्या होते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जीन भी कह सकते हैं, प्रभावी जीन कह दें या अप्रभावी जीन कह दें। एलिल और जीन दोनों का जो है अर्थ एक ही है। प्रभावी एलिल, इसे इंग्लिश में कहते हैं डोमिनेंट शब्द से रिप्रेजेंट करते हैं, और अप्रभावी को रेसेसिव कहा जाता है। ठीक, प्रभावी एलिल क्या होता है? विषम युग्मजी अवस्था में जो एलिल अपने गुणों को प्रदर्शित करता है प्रभावी एलिल कहलाता है। जो अपने गुणों को दिखाएगा वो कहलाया जाएगा प्रभावी एलिल, तथा जो अपने गुणों को प्रदर्शित नहीं करता अप्रभावी एलिल कहलाता है। ठीक, उदाहरण के लिए यहां एक उदाहरण लीजिए और इसे समझते हैं। उदाहरण में कैपिटल टी स्मॉल टी लंबा पौधा लिया हमने। ठीक, कैपिटल टी स्मॉल टी को हमने क्या माना? मान लिया कि ये भी लंबा है, और अगर ये पौधा लंबा है तो इसके अंदर देखिए बड़ा टी कैपिटल टी किसको प्रदर्शित करता है? लंबाई को। हमने आपको इससे पहले बताया था, प्रतीक शब्द जब पढ़ाया था, मेंडल ने अल्फाबेट्स को चुना, बड़े अक्षर किसके लिए लिए गए थे? जो प्रभावी था। तो यहां बड़ा टी किस चीज के लिए? प्रभावी के लिए। और प्रभावी गुण कौन सा है? लंबा होना। छोटा टी किसके लिए लिया गया है? अप्रभावी के लिए। यानी कि यहां पर अगर ये मान लिया हमने कि कैपिटल टी स्मॉल टी लंबा पौधा है, तो यहां पर इसका मतलब क्या है? बड़ा टी अपने गुणों को प्रदर्शित कर रहा है, और इसीलिए कैपिटल टी क्या कहलाया जाएगा? प्रभावी एलिल, और स्मॉल टी क्या कहलाया जाएगा? अप्रभावी एलिल कहलाया जाएगा। तो प्रिय छात्रों, हमने पढ़ा प्रभावी एलिल और अप्रभावी एलिल। इसका एक उदाहरण है सिंपल से, अगर आपको समझना है। घरों के अंदर भाई बहन, दो भाई बहन, छोटा बड़ा, अक्सर उनके अंदर झगड़ा हो जाता है किसी ना किसी बात पे। तो अगर मान लीजिए बड़ा वाला भाई छोटे वाले भाई को किसी वजह से जो है मारता है, पीट देता है, झगड़े में जीत जाता है वो लड़ाई में, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसने अपने गुणों को प्रदर्शित किया, उसने अपनी ताकत को प्रदर्शित किया। छोटा वाला अपनी ताकत प्रदर्शित नहीं कर पाया, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ? बड़ा वाला प्रभावी हो गया, वो जीत गया। ऐसे ही यहां पे बड़ा वाला टी अपने गुणों को प्रदर्शित कर रहा था, इसलिए वो जीत गया, और जीत गया तो क्या कहलाया गया? उसे कहा गया प्रभावी एलिल, और दूसरे को कहा गया अप्रभावी एलिल। तो प्रिय छात्रों, हमने आपको यहां तक समझाया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बड़ा आसान है। आगे बढ़ते हैं। हाँ,
इसमें हम पाठ संबंधी कुछ प्रश्न उत्तर आपसे कर रहे हैं। हम आपसे कुछ प्रश्न करेंगे, आप उनके उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो प्रिय छात्रों, विभिन्नता कौन से जनन में उत्पन्न होती है? विभिन्नता कौन से जनन में उत्पन्न होती है, इसे समझेंगे, इसका उत्तर देंगे आप। दूसरा है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए जिस पौधे को चुना उसका वानस्पतिक नाम बताइए। तो मेंडल ने जिस पौधे को चुना था, आपको उसका वानस्पतिक नाम बताना है। मेंडल ने जिन 7 लक्षणों को लेकर प्रयोग किए थे, वह 7 लक्षण कौन से थे? 7 कैरेक्टर्स जो थे वो कौन कौन से थे, आपको इसके विषय में बताना है। जीन को परिभाषित कीजिए, जीन की परिभाषा भी आपको देनी है। प्रभावी एलील तथा अप्रभावी एलील किसे कहते हैं, ये आपको उत्तर देना है। तो प्रिय छात्रों, ये आप पाठ के उत्तर देंगे। अब हम आपको एक बात यहां बताना चाहेंगे कि हमने आपको स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि वेरिएशन, हमने विभिन्नता पढ़ाया था आपको, और विभिन्नता में जो है वो हमने आपको बताया था कि अंतर होते हैं। वहां एक चीज आप जरूर समझिएगा अच्छे से कि विभिन्नता में जो अंतर होते हैं वो उसे आप अपने दिमाग में ये ना रखिएगा कि ये जो है वो जुड़वा बच्चों से संबंधित है। जुड़वा बच्चों से विभिन्नता संबंधित नहीं है, इस बात को दिमाग से जो है निकाल दीजिएगा। ये एक विभिन्न क्रिया होती है जिसको जो है बाद में पढ़ा जाएगा, और विभिन्नता जो है वो हमेशा लैंगिक जनन में उत्पन्न होगी। जुड़वा बच्चों के एक जैसे होने की क्रिया, हमारे मन में अगर ये आता है जुड़वा भाई बहन एक जैसे हैं, और ये जुड़वा भाई बहन अगर एक जैसे हैं, तो यहाँ विभिन्नता क्यों उत्पन्न नहीं हुई? लैंगिक जनन में आप जो है हमने पढ़ा है। लेकिन जो जुड़वा बच्चों की क्रिया है, ये क्रिया बिल्कुल अलग क्रिया होती है, ठीक? तो इसको उससे जोड़कर हम नहीं पढ़ेंगे। तो प्रिय छात्रों, हमने आपको इस पाठ का अध्ययन कराया, इसे समझिएगा, घर पर रहिए, कुशल रहिए। धन्यवाद।